वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए हम विज्ञान के केवल प्रश्न पत्र की बात करेंगे, ठीक है ना। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको इसमें दिया जाएगा और पूर्णांक 70 नंबर का इसमें आपको दिया जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा मॉडल पेपर अच्छी तरीके से आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए ये जो मॉडल पेपर है आपको पूरा कॉपी पर आपको पूरा सोल्यूशन करके बताया जाएगा कि यहाँ पर आपको कैसे करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छी तरीके से जुड़ जाइए। और यहाँ पर हाई स्कूल, ठीक है ना, हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है ना। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। जो परीक्षार्थी होंगे उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, ठीक है ना। और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। निम्नांकित क्रमांक 106 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ इसमें बोल रहा है, तो ये चीज़ आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये चीज़ आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष प्रचित्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक। और परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरेंगे, ठीक है ना। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में आपको डालना है, ठीक है ना। विषय विज्ञान की बात करेंगे, प्रश्न पत्र आपको यहाँ पे डाल देना है। प्रश्न पत्र पर अंकीय संकेतांक की बात करेंगे 824 BM, ठीक है ना। ये आपका मॉडल पेपर का नंबर है 824 BM, ठीक। तो इसमें आपको अच्छी तरीके से सोल्यूशन, पूरा जो आपका सोल्यूशन है अच्छी तरीके से समझाया जाएगा और बताया जाएगा, ठीक है ना। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे ना, चैनल को तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर ही कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए आपका विज्ञान का पेपर है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में क ख एवं ग में विभाजित है, ठीक है ना। यह प्रश्न पत्र कितने खंडों में? 3 खंडों में क ख एवं ग में विभाजित है। विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है ना। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, ठीक है ना। और इसमें सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं, ठीक है ना। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। खंड क की बात करेंगे, ठीक है ना। खंड क की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। खंड क प्रश्न संख्या नंबर 1 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है। क्या होती है? मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य फोकस, देखिए आपको फोकस का मतलब क्या है। जैसे देखिए वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसको हम दूरी में ही ले रहे हैं, तो इसका मात्रक क्या होगा? इसकी इकाई क्या होगी? मीटर ही होगी, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? मीटर, ठीक। अगला देखेंगे, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर क्या कर रहा है? एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है। किसका? अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है यदि प्रकाश की किरण क्या हो? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, या सघन एवं विरल माध्यम के संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो। तो दोनों माध्यम एक ही हो। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जो किरण है प्रवेश करती है तो प्रकाशीय किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है यदि प्रकाश किरण क्या हो? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तो, ठीक है ना। चलिए, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। किसमें? समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजकता तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R/R डैश का अनुपात का मान होगा। तो कितना होगा? यहाँ पर 9 होगा। कितना होगा? 9, ठीक है ना, 9। चलिए अगला देखते हैं, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें? समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर
किस पर, एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम क्या है। तो इसके लिए क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 2 के का की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक लेंस की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है उसके बारे में चलिए हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो एक लेंस की फोकस दूरी, देखिए लेंस हो जो होता है ना, लेंस आपको किस तरीके से बनता है। अगर लेंस की बात करें तो आपको ऐसे बनता है, ठीक है ना, तो लेंस आपको ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करा, देखिए एक इसका फोकस, देखिए अगर इस लेंस की बात करें तो ये मान लीजिए L1 है, ये L2 है, ठीक है। 2 लेंस आपके लगे हुए हैं, दो लेंस आपसे एक उत्तल लेंस बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी फोकस दूरी कुछ अलग होगी और इसकी फोकस दूरी कुछ अलग होगी, ठीक है ना, दोनों की फोकस दूरी अलग होगी, ठीक है ना। तो पहला लेंस मान लीजिए L1 है और दूसरा लेंस L2 है। तो पहले लेंस, उत्तल या अवतल लेंस का प्रथम फोकस दूरी, ठीक है ना, उत्तल या अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, किससे, प्रकाशीय केंद्र से फोकस बिंदु, प्रथम फोकस बिंदु के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। प्रथम फोकस बिंदु के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f1 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, किससे, स्मॉल f1 से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यहाँ पर ऋणात्मक आपको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, तो ऋणात्मक होती है, तथा अवतल लेंस का प्रथम फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है ना। उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होगी और अवतल लेंस का जो प्रथम फोकस दूरी है धनात्मक होगी। तो आप समझ जाएंगे उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक, यह चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दूरी क्या होता है, तो उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, जो उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र है, ठीक, फोकस बिंदु के बीच की दूरी का उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस से प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f2 से प्रदर्शित करते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात करेंगे, द्वितीय फोकस दूरी की बात करेंगे। अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र एवं द्वितीय फोकस बिंदु के बीच की दूरी को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे स्मॉल f2 से प्रदर्शित करते हैं। तो उत्तल लेंस में f का चिन्ह प्लस होता है, अवतल लेंस में f का चिन्ह माइनस होता है, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है। कोई वस्तु है वह अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थित किरण आरेख बनाइए, ठीक है ना। तो ये क्या है, मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष है, आपके लिए जो पूरा गया है, ठीक। तो क्या कर रहा है, जो वस्तु है अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच है, देखिए फोकस है और ये ध्रुव है, के बीच वस्तु स्थित है, ठीक है ना। तो उसका किरण आके तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है ना। वक्रता केंद्र जहाँ C है, मुख्य फोकस F है और ध्रुव क्या है, P है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे, क्या है, दर्पण के पीछे। आकार वस्तु से बड़ा, प्रकृति आभासी एवं सीधा, वह सीधा, ठीक है ना, ये आपके लिए बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, कितना, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उल्टा दर्पण को सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिया है उत्तल दर्पण, क्या दिया है, F बराबर 20 सेंटीमीटर और U बराबर -40 सेंटीमीटर, V बराबर आपको निकालना है, ठीक है ना। दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U बराबर क्या हो जाएगा, 1/20 बराबर 1/V प्लस 1/-40, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो 1/20 बराबर 1/V माइनस 1/40 या 1/20 प्लस 1/40 बराबर 1/V, ठीक है ना। तो 2 प्लस 1/40 बराबर 1/V या 3/40 बराबर 1/V या 3V बराबर 40 या V बराबर 40/3 या V बराबर 13.3, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, 13.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो 3 का देखेंगे अथवा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम क्या है, क्या करा है, ओम का नियम क्या है।
परिपथ चित्र की सहायता से इसका सत्यापन कीजिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। इस दोष का निवारण करने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी तथा उसकी प्रकृति क्या होगी, क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो दिया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या होता है, तो ओम के नियम के अनुसार भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन आदि सारी चीज़ें समान रहें तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। क्या होती है, उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I हो तो विभवांतर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू धारा या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वे क्या है, स्थिरांक इंटू I। इस स्थिरांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि प्रतिरोध R हो तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू I या R इज इक्वल टू V अपान I, ठीक है ना। अतः यह नियम भी बताता है कि किसी परिपथ में प्रतिरोध उसके सिरों के बीच विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का अनुपात होता है। यदि हम विभवांतर तथा धारा में ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा मिलती है। इससे भी यह प्रदर्शित होता है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, ठीक है ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक बटे धारा का मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम यानी वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है ना। ओम होता है, ओम से इसको ओम से प्रदर्शित करते हैं। 1 ओम की परिभाषा क्या होगा, यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा, यानी R इज इक्वल टू V अपान I बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर बराबर 1 ओम, ठीक है ना। ओम के नियम का सत्यापन देखिए क्या हो जाएगा। इस प्रयोग के लिए एक बैटरी, अमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, ठीक है ना, या लेंगे। तो ये आपको देखिए प्रयोग इसमें पूछा नहीं है तो आपको प्रयोग नहीं बताना है, ठीक है ना, प्रयोग नहीं बताना है, ठीक। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। 3 का ख ध्यान दीजिएगा। यहाँ जैसे लिखा है 3 का ख, तो आपको इसने 3 आपको ख लिखना है बस, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, किससे, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म कैसे होता है, चित्र बनाकर समझाइए। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म के द्वारा क्या होगा, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, किस पर, प्रिज्म पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, जो किरण होगी अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुकी हुई किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल r या r' से प्रदर्शित करते हैं तथा जब यही अपवर्तित किरण प्रिज्म से बाहर प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हटी किरण को निर्गत किरण कहते हैं तथा निर्गत किरण एवं अभिलंब से बीच बने कोण को निर्गमन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल ई या स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। आपतित किरण की बात करेंगे, पीकू कि आगे बढ़ने पर एक निर्गत किरण आर्यस को पीछे बढ़ाने पर इसके बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। एक और विशेष आपतन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। एक और विशेष आपतन कोण के लिए डेल्टा बराबर डेल्टा एम या आर बराबर आर डैश या आई बराबर आई डैश, ठीक है ना। तो श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण की बात करेंगे यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, एक श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण की बात करेंगे, ठीक है ना, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सन 1866 ईस्वी में महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने, क्या होगा, आइजैक होगा, ठीक है ना, आइजैक न्यूटन ने देखा कि क्या किया, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, आप ध्यान दीजिएगा। देखा कि सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिनके रंगों का क्रम अंग्रेजी संकेत में BIVGOR तथा हिंदी में बैनियाह पिनाला कहते हैं। मतलब
देखिए यहाँ पर इसका मतलब एक ट्रिक है एक तरीके से, ठीक है ना, ये एक तरीके से ट्रिक है, इसको आप देखिए जो नहीं इसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ट्रिक आप समझ लीजिएगा, 7 कलर का ट्रिक है, विब्स योर, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्रांति कोण चाल मैक्सिमम होता है। लाल रंग का पूर्णांक विचलन कोण आवृत्ति मिनिमम होती है। बैगनी रंग का पूर्णांक विचलन कोण आवृत्ति मैक्सिमम होती है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्रांति कोण चाल मिनिमम होता है, ठीक है ना। तो ये आपको जो है श्वेत प्रकाश यहाँ से डाला गया, ठीक है ना। चलिए संख्या नंबर 4 की बात करेंगे। विद्युत जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, चित्र की सहायता से आपको बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत जनित्र वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर आधारित है। यह 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र तथा दिश धारा जनित्र। दोनों का सिद्धांत एक ही है। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और बाह्य परिपथ व कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है, अतः कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। रचना की बात करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में चित्र में दिखाव के अनुसार 3 मुख्य भाग होते हैं। क्षेत्र चुंबक, इसमें NS ध्रुव वाली को ध्यान दीजिएगा, ये अच्छी तरीके से आप समझ ले कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर संख्या 5 की बात करेंगे। BaCl2 + NaSO4 बराबर BaSO4 to NaCl रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है, कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है ना। एक बार SO4 का विस्थापन हो रहा है NO4 से BaSO4 में और Cl2 का किस में हो रहा है 2NaCl में, ठीक है ना। लेड नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है, CH3COOH, ठीक है ना। निम्न में रिडॉक्स अभिक्रियाओं में आक्सीकारक तथा अपचायक चुनिए। तो आक्सीकारक इसमें कौन कौन से हैं, H2S इस अभिक्रिया में, और अपचायक क्या है SO2 है, और इस अभिक्रिया में आक्सीकारक क्या है I2, अपचायक क्या है H2S है, ठीक है ना। चलिए 6 के ख की बात करेंगे। खाने का सोडा बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण था, इसका उपयोग लिखिए। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट था, अणुसूत्र NaSO3 है। बनाने की विधि की बात करेंगे। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पर 2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O, यहाँ पर आगे क्या बनेगा Na2CO3 + H2O + CO2 + 2NaSO3। इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्पविलेय पदार्थ है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक। 2NaOH CO3 गर्म करने पर Na2CO3 + H2O + CO2 बनता है। यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। तो NaHCO3 + HCl क्रिया करके क्या बनाएगा, NaCl + H2O + CO2 बनाएगा। 2NaSCO3 + H2SO4 क्रिया करके क्या बनाएगा, Na2CSO4 + 2H2O + 2CO2, ठीक है ना। प्रश्न संख्या नंबर 6 के ग की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं, आवर्त सारणी के किन्हीं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी कुछ प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं, कौन कौन से। आधुनिक आवर्त सारणी में मोज़ले के अनुसार तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक होता है, ठीक। तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखने पर एक निश्चित अंतर के बाद समान गुण वाले तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। एक निश्चित अंतर के बाद समान गुण वाले तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुण घटता है, अधात्विक गुण बढ़ता है। प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के धन विद्युतीय प्रकृति क्रमशः घटती है, ऋण विद्युतीय पर क्या होती है, बढ़ती है। लघु आयतन विभव बाएं से दाएं क्या होता है, बढ़ता है। निम्नलिखित यौगिकों में IUPAC नाम आपको लिखना है, ठीक है ना। तो ऐसे C2H5CHOH का IUPAC नाम, CH2Cl इसका क्लोरोब्यूटेन टू आल, और CH3CH3C2H5 C डबल बॉन्ड OH इसका IUPAC नाम 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेनाइक अम्ल, ठीक है ना। अयस्क खनिज में अंतर आपको बताना है, ठीक। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। साबुन तथा अपमार्जक में और संचार तथा सजातीय श्रेणी, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलिए बायो की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में जठर रस स्रावित करने वाले जठर ग्रंथियाँ उपस्थित रहती हैं कहाँ पे? आमाशय में। पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता है? भोजन का वहन करना। परागकण किसके अंदर बनते हैं? परागकोश में। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ओजोन परत के कार्य लिखिए, ये आपको लिख देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आप लिख लीजिए अच्छी तरीके से। मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। समजात तथा समरूप अंगों के उदाहरण सहित समझाइए। मानव आहार नली में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। और मेंडल के आनुवंशिक नियमों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है। तो ये आपका पूरा मॉडल पेपर था मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।